नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं अर्पित शर्मा अपने इस वीक के करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग आ गए हैं, जो लोग जुड़ गए हैं, वो एक बार अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए फटाफट से। और जिन को अपनी क्लास पसंद आती है उनसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अपना करंट अफेयर्स का आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने ऑलरेडी है। क्या? इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शेरपा की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो जी हां, G20 बैठक की जो इस बार की अध्यक्षता है वो किसने की है? भारत ने की है। तो ये जो शेरपा मीटिंग है ये कहां पर आयोजित की गई बेटा? ये आयोजित की गई आपके उदयपुर में। उदयपुर, जिसको क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को। अच्छा, झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को, और झीलों का देश किसे कहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, झीलों की नगरी है उदयपुर, और झीलों का देश कहा जाता है किसको? फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक 4 दिसंबर 2022 को राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में आयोजित की गई। अमिताभ कांत 4 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये देख सकते हैं आप फोटो, ये अमिताभ कांत साहब हैं। अमिताभ कांत साहब क्या रहे हैं? पूर्व सीईओ रहे हैं किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं। अच्छा, वर्तमान कौन है? वर्तमान सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। वर्तमान कौन है? परमेश्वरन अय्यर है, ठीक है। और इनको क्या किया गया था? इनको अभी इस मीटिंग के लिए शेरपा अनाउंस किया गया था पिछले ही महीने, ठीक है। यूरोपीय संघ के 19 देशों के सहित 9 अद्वितीय आमंत्रित देश चर्चा में भाग लेंगे। यानी कि इसमें कुछ देश ऐसे भी बुलाए गए हैं जो G20 के सदस्य नहीं है, बट चर्चा में भाग लेने के लिए उनको बुला लिया गया है, ठीक है। G20 और G8 जैसे अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से भाग लेने वाले, शामिल होने वाले व्यक्ति प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? व्यक्ति प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। एक्चुअली जो शेरपा वर्ड है ना बेटा, ये नेपाली भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है? नेपाली भाषा का वर्ड है। और जो शेरपा कहा किसको जाता है? माउंट एवरेस्ट के जो गाइड होते हैं, माउंट एवरेस्ट के जो गाइड होते हैं, उन गाइड्स को क्या कहा जाता है? उन गाइड्स को शेरपा कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने बहुत फेमस नाम में सुना होगा, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो वहीं से जो गाइड वर्ड होता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, वहीं से इस शेरपा वर्ड को अडॉप्ट किया है G20 ने। और भारत की तरफ से शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे, पिछले महीने अनाउंस हुए थे। अच्छा, इनसे पूर्व शेरपा कौन थे? पूर्व शेरपा जो इसमें ऑलरेडी अनाउंस्ड थे वो थे पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल साहब जो सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल साहब जो हैं, पीयूष गोयल साहब इसके अलावा कैबिनेट मंत्री होने के अलावा इस मीटिंग के लिए शेरपा नियुक्त किए गए थे। लेकिन कुछ कार्य व्यस्तता के कारण जो पीयूष गोयल हैं उनको इसके लिए नहीं चुना गया। बाद में उनकी कार्य व्यस्तता को देखते हुए अमिताभ कांत को सीईओ बनाया गया। कहां का? जो शेरपा बैठक है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए बेटा, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का 48वां स्थान है भारत का इसमें। और भारत ने इस रैंकिंग में काफी हद तक सुधार भी किया है, बहुत ज्यादा सुधार किया है भारत ने। अब जानते हैं, देखिए, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है इसका पूरा? इंग्लिश में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत अपने उच्चतम स्थान पर पहुंच गया है, जो 48वां स्थान है, ठीक है। कौन सी रैंक पर पहुंच गया है भारत? 48 रैंक पर पहुंच गया है, जो इंडिया का क्या है? हाईएस्ट रैंकिंग भी है बेटा। अब तक इंडिया की इससे ऊपर रैंकिंग नहीं गई है, ये इंडिया की हाईएस्ट रैंकिंग है। और इस लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर कौन रहा? फर्स्ट रैंक पर रहा सिंगापुर, सेकंड नंबर पर रहा UAE, और थर्ड नंबर पर रहा साउथ कोरिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया की बात की जा रही है। थर्ड नंबर पर साउथ कोरिया रहा है। और देश 4 साल पहले 102वें स्थान पर था। इससे पहली जो सर्वे हुआ था उसमें कौन सी रैंक पर था? 102 रैंक पर था इंडिया। लेकिन
इस वाले में जो इंडिया है वो 85.49% की सुधार के साथ में 85.49% तक इंडिया ने अपने पास सुधार किया और 102 से कहां पर आ गया, सीधी 48th रैंक पर आ गया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। और भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं भारत के। ठीक है, चलिए, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 48 रैंक पर पहुंच गया है। और इस वर्ल्ड में आप देख सकते हैं इस स्थान पर पड़ता है सिंगापुर, ये अपना इंडिया है, इंडिया से इस स्थान पर जाते हैं तब पड़ता है क्या, सिंगापुर पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के विधेयक को पारित किया है? कौन सा स्टेट है जिसने रिजर्वेशन को बढ़ाकर 76% तक कर दिया है? 76% रिजर्वेशन हो चुका है उस स्टेट में। वो कौन सा स्टेट है जहां पर 76% रिजर्वेशन हुआ है? तो ये जो स्टेट है बेटा, ये है आपके कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन को बढ़ाकर 76% कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। कौन है छत्तीसगढ़ के सीएम? भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे डिटेल्स की तरफ। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण को 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं। 2 अमेंडमेंट बिल जो हैं वो पास किए हैं किसने? छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने 76% रिजर्वेशन करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी एप्लीकेबल होगा और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी एप्लीकेबल होगा। किस किस को कितना कितना परसेंट रिजर्वेशन मिला है? शेड्यूल्ड ट्राइब को 32%, शेड्यूल जो ओबीसी कैटेगरी है उसको 27%, शेड्यूल्ड कास्ट को 13%, और इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस को भी कितना 4% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया है। अच्छा, एक चीज और, क्या कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ की 5 समुदायों को केंद्र सरकार ने 5 समुदायों को केंद्र सरकार ने किसमें, छत्तीसगढ़ के 5 समुदायों को केंद्र सरकार ने अपने शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, केंद्र सरकार की जो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट होती है उस लिस्ट में 5 जो समुदाय थे छत्तीसगढ़ के, उनको अब शेड्यूल ट्राइब मानकर उनको भी रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस हाईकोर्ट ने मंदिरों के अंदर जो मोबाइल फोन का यूज होता है उस पर बैन लगा दिया है? मद्रास हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, ओडिशा हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट? तो देखिए बेटा, ये जो बैन लगाया है ये मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया है। कौन से हाईकोर्ट ने? मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया है, जो कि मद्रास शहर का नाम बदलकर आज चेन्नई हो चुका है, लेकिन उसको हाईकोर्ट को आज भी मद्रास हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तमिलनाडु के जितने भी मंदिर हैं उन सभी में मोबाइल फोन क्या रहेंगे? बैन रहेंगे। न्यायालय के अनुसार मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए होगा। देखिए, ये पॉइंट है, पूजा स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस वाले कदम को उठाया गया है कि अब तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन अलाउ नहीं होंगे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि असुविधा से बचाने के लिए, भाई देखिए, अब कहीं टूरिस्ट जा रहे हैं, ठीक है, अब मान के चलिए मैं तमिलनाडु घूमने गया और मेरे पास मोबाइल तो होगा ऑब्वियसली, भाई बिना मोबाइल के आज के टाइम पर कोई व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं है। तो मेरे पास मोबाइल है और मेरे को मोबाइल फोन बैन कर रखे हैं अगर तमिलनाडु के मंदिरों में, तो मेरे को मंदिर में दर्शन करने जाना है, मान के चलो मेरे को अप्पा स्वामी के मंदिर में दर्शन करने जाना है,
तो मैं मेरा मोबाइल के सड़क पे फेंक जाऊंगा कि हाँ भैया ठीक है, और ये इस बात की उम्मीद करूंगा कि भाई मेरे को जब मैं आऊंगा ना तब मेरे को मेरा फोन वापस यहीं पर ही मिलेगा? है इतने ईमानदार हैं क्या लोग? नहीं है। तो इस कंडीशन पर क्या होगा भैया, इस वाली कंडीशन के लिए कोर्ट ने यह भी कहा है कि यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए जो मंदिर प्रशासन है और जो सरकार है उनको अपने यहां पर लॉकर सुविधा स्थापित करनी होगी। ठीक है, लॉकर्स बनाए जाएंगे, वहां पर मोबाइल फोन पहले जमा किए जाएंगे, उसके बाद में मंदिर के अंदर एंट्री दी जाएगी। ये तो है इस कोर्ट के फैसले की बात। पर ये देखिए बेटा, ये किया क्यों गया है? ठीक है, तो देखिए तूतीकोरिन जिले के तेरुचेंदूर में, तूतीकोरिन जिला है, तूतीकोरिन जिले में एक जगह पड़ती है तेरुचेंदूर। तेरुचेंदूर में एक बहुत फेमस मंदिर है, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अंदर मोबाइल को बैन करने के लिए एक्चुअली एक पीआईएल जो है वो फाइल की गई थी। किसने की थी वो पीआईएल फाइल? एम सीतारमण। किसने की थी वो पीआईएल फाइल? एम सीतारमण ने की थी। ठीक है, तो उनकी इस पीआईएल पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने तो केवल इस मंदिर में बैन करने के लिए कहा था। तमिलनाडु सरकार को सुझाव अच्छा लगा तो उसने पूरे राज्य में ही बैन कर दिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं तेरुचेंदूर का सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तेरुचेंदूर का। अच्छा, और ये प्रसिद्ध इसलिए भी है बेटा अपने चमत्कार के लिए। क्यों? क्योंकि जब 2002 में सुनामी आई थी पूरे दक्षिण भारत में, उस समय पर तेरुचेंदूर जिला पूरी तरीके से बह गया था। तेरुचेंदूर जो जगह है, जिला नहीं, तूतीकोरिन जिला है, तो तेरुचेंदूर जो जगह है वो पूरी तरीके से बह गई थी। उसमें कुछ भी नहीं बचा था सिवाय इस मंदिर के। इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट डायरेक्टर का जो प्राइज है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है बेटा एस राजामौली। एस राजामौली को प्राइज दिया गया है। और एस राजामौली किसी पहचान के मोहताज ही नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा एस राजामौली कौन है। ठीक है, तो डिटेल जानते हैं हम इस क्वेश्चन की। तो देखिए बेटा, डिटेल ये है, एस राजामौली ने 2 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में कौन सी मूवी के लिए? आरआरआर मूवी के लिए प्राइज जीता। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? ये आपके एस राजामौली साहब हैं। और ये आरआरआर मूवी का पोस्टर है जो इसी साल रिलीज हुई थी, इसी साल मार्च के महीने में रिलीज हुई थी आरआरआर। और इसने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए थे। ठीक है, और आरआरआर मूवी में लीड रोल में कौन थे? दक्षिण भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री के 2 सुपरस्टार थे। एक तो थे रामचरण तेजा और दूसरे थे जूनियर एनटीआर। ठीक है, अच्छा, जूनियर एनटीआर जो हैं वो एनटीआर के पोते हैं, इसलिए उनको जूनियर एनटीआर कहते हैं। और एनटीआर कौन रहे थे? एनटीआर जो है वो पूर्व में जो आंध्रा है उसके चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एनटीआर वो एक्टर भी थे और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे बाद में। आरआरआर मतलब राजामौली के प्रतिद्वंदियों में कौन? डोरेन, जीना प्रिंस और सारा पोली, ये तीनों शामिल थे। लेकिन इन तीनों को पीछे छोड़ते हुए राजामौली को यह प्राइज दिया गया। आरआरआर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और इस फिल्म ने 1200 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और कई सारे वर्ल्ड वाइड प्राइज भी जीते हैं। इससे पहले भी कई सारे प्राइज जीते हैं आरआरआर ने। राजामौली ने इससे पहले मगधीरा व बाहुबली फिल्म के लिए वैश्विक स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की है। इससे पहले भी राजामौली साहब बहुत चर्चित डायरेक्टर हैं भारत के। ठीक है, भारत के कई सुपरस्टार लोग राजामौली साहब के साथ काम करने के लिए तरसते हैं कि हमको राजामौली साहब के साथ काम करने का मौका मिले। बहुत सारे भारतीय सिनेमा उद्योग के सुपरस्टार हैं और बहुत चर्चित डायरेक्टर हैं कौन? राजामौली साहब। उनको ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, इससे पहले बाहुबली, ठीक है, बाहुबली मूवी भी, जो आप लोग मेरे को प्यार से बुलाते हैं मेरे को कई बच्चे जो हैं वो लिखते हैं, मैं खुद देखता हूं कमेंट बॉक्स में कई बार बाहुबली सर, बाहुबली सर। ठीक है, तो कई बार बच्चे बुला देते हैं, मेरे को प्यार से बुलाते हैं, पर हम बुरा भी नहीं मानते इस बात का। तो बाहुबली जो है उसके भी डायरेक्टर रहे हैं कौन? एस राजामौली साहब। अगला क्वेश्चन, खबरों में रहा सेमरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो देखिए बेटा, जो सेमरू ज्वालामुखी है वो हाल ही में, मैं आपको बता देता हूं वो कहां पर स्थित है। वो आपके इंडोनेशिया में स्थित है। सेमरू ज्वालामुखी, सेमरू ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। आप जानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में
समेरु ज्वालामुखी, समेरु या सेमेरु दोनों नाम से जाना जाता है। इसको समेरु ज्वालामुखी या सेमेरु ज्वालामुखी दोनों नाम से जाना जाता है और दोनों नाम इसके ठीक हैं। ठीक है, विस्फोट के कारण, विस्फोट के कारण, ठीक है, विस्फोट के कारण विशाल ज्वालामुखीय राख उत्पन्न हुई और पूर्वी जावा प्रांत में 2000 से अधिक निवासियों को निकाला गया। यानी कि ये जो ज्वालामुखी है ये अभी फटा है, आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली कोई इंडिकेशन वाली तस्वीर नहीं है बेटा, ये रियल तस्वीर है सेमेरु ज्वालामुखी की जो फटा है और जिससे लार्वा निकल रहा है। देखिए किस तरीके से लार्वा निकल रहा है, मतलब इसमें कुछ बचेगा क्या इंसान का? कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये जो ज्वालामुखी है ये फटा है अभी और इधर से राख से पूरा आसमान भर चुका है और यहां पर जो लोग थे उनको निकालकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। अच्छा, आप लोगों को बता देता हूं, पिछले ही महीने जो यूएसए में एक और ज्वालामुखी फटा था। कहां पर कौन सा ज्वालामुखी था? मौना लोआ। यूएसए में मौना लोआ ज्वालामुखी, जो कि कब फटा था? नवंबर 2022 में फटा था। ठीक है, पिछले महीने की बात है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के करंट अफेयर में ही हमने इसकी चर्चा की थी। मौना लोआ जो ज्वालामुखी है वो फटा था। इसके बाद में इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी बीएनपीसी इंडोनेशिया की क्या है? जैसे इंडिया की, अच्छा, इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी का नाम क्या है? बीएनपीसी। भारत की क्या है? भारत की एनडीआरएफ है सर। भारत की क्या है भैया? भारत की आपदा प्रबंधन एजेंसी का नाम एनडीआरएफ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो बीएनपीसी के अनुसार अभी तक किसी के घायल होने या मरने की सूचना नहीं है। माउंट समेरु राजधानी जकार्ता से लगभग 640 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। जकार्ता से कितनी दूर है? जकार्ता से 640 किलोमीटर दूर स्थित है क्या? जो सेमेरु ज्वालामुखी है वो। ये आप देख सकते हैं इंडोनेशिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर, और ये समेरु ज्वालामुखी की रियल तस्वीरें आप भी यहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला। तो देखिए बेटा, हम इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया के बारे में हम आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हम, पर करंट में जो हाल ही में जो इंडोनेशिया से रिलेटेड और क्या क्या करंट अफेयर रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं हम। तो देखिए बेटा, इंडोनेशिया में अभी हाल ही में पिछले महीने इस नाम का कौन सा लोफोपेटालम तानाहा गंबट, ठीक है, लोफोपेटालम तानाहा गंबट नाम से एक नए पेड़ की किस्म जो है वो देखने को मिली है, जो कि बहुत विशाल पेड़ है। विशाल वृक्ष की नई प्रजाति की खोज की गई है। इस वृक्ष की क्या की गई है? एक नई प्रजाति खोजी गई है इंडोनेशिया में ही। G20 का शिखर सम्मेलन अभी कहां पर आयोजित हुआ था? हाल ही में बाली में आयोजित हुआ था। और आपने देखा होगा बाली में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के नए प्रधानमंत्री कौन? ऋषि सुनक, इन दोनों की मुलाकात भी हुई थी वहां पर, जिसकी बहुत चर्चा भी रही थी। ठीक है, इसके बाद में बाली जो है इंडोनेशिया का वो द्वीप है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी में है, वरना सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश पूरे विश्व में इंडोनेशिया ही है। प्लास्टिक इनोवेशन हब बना है हाल ही में। प्लास्टिक इनोवेशन हब का जो दर्जा है वो प्राप्त किया है इंडोनेशिया ने। और नुसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी घोषित किया गया है। कब? फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 में नुसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी घोषित किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो जकार्ता है ना, वो धीरे धीरे करके डूब रहा है। जकार्ता धीरे धीरे करके डूब रहा है, उसका जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए नई राजधानी की खोज थी और नई राजधानी कौन सी बनाई गई है? नुसंतारा बनाई गई है। किसके द्वारा? इंडोनेशियाई सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been appointed as the chairman of National Statistics Commission? तो देखिए बेटा, सांख्यिकी आयोग जो एनएसओ है, एनएससी है, इस एनएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसको? राजीव लक्ष्मण
राजीव लक्ष्मण करंदीकर को चुना गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखिए, राजीव लक्ष्मण करंदीकर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट CMI में प्रोफेसर एमिरिट्स को 3 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSCI के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंशकालिक का मतलब इनका जो कार्यकाल है वो छोटे समय के लिए रहेगा। अंशकालिक यानी कि कार्यकाल कम समय के लिए रहने वाला है। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन जून 2005 में रंगराजन आयोग की सिफारिशों के तहत किया गया था। रंगराजन कमेटी बनी थी सी रंगराजन की अध्यक्षता में, और सी रंगराजन कमेटी ने जो भारत में है CSO को गठित करने की मांग की थी, और उनकी इस सिफारिश के बाद में जून 2005 में CSO की स्थापना की गई थी। ठीक है, वो सॉरी CSO नहीं, NSC, CSO अलग चीज है। श्री करंदीकर, देखिए ये आप देख सकते हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर साहब की फोटो। और राजीव लक्ष्मण करंदीकर इससे पहले भी चर्चा में रहे थे। क्यों चर्चा में रहे थे? श्री करंदीकर EVM VVAPT सत्यापन के लिए नमूना योजना पर चुनाव आयोग को सलाह देने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा गठित समिति के सदस्य थे। ये बताता हूं मैं आपको, ये आपको थोड़ा सा क्या हार्ड लैंग्वेज में हो गया, इंग्लिश या हिंदी की, ये मैं आपको जनरल वे में समझा देता हूं क्या चीज है। तो जब ये आरोप लगे थे कि जो EVM है, EVM क्या हो जाती है, हैक हो जाती है, हैक हो सकती है, तो उसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, सलाहकार समिति गठित की थी कि क्या करें इस चीज पर, किस तरीके से डिसीजन लें, क्या सारी चीजें हैं, ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं है। तो उसके लिए जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष नहीं, सदस्य थे। ये राजीव लक्ष्मण जी जो हैं करंदीकर जी, ये उस कमेटी के सदस्य भी रहे थे और सरकार को इन्होंने सलाह प्रदान की थी। ठीक है, वहीं से सरकार के ये चहीते बने और उसके बाद में इनको अब जो NSCI है उसका भी अंशकालिक अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? ठीक है, चुनावी बॉन्ड होते हैं। एक चुनावी बॉन्ड क्या चीज होती है बेटा? चुनावी बॉन्ड एक तरीके से चुनावी पार्टी को चंदा देने के लिए एक पेपर होता है, वो पेपर ही चुनावी बॉन्ड कहलाता है। उस बॉन्ड को एक तरीके से चेक की तरह इशू किया जाता है, जो कोई भी पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एकमात्र रजिस्टर्ड संस्था कौन सी है भारत में? तो देखिए याद रखिएगा, इसके लिए जो रजिस्टर्ड संस्था बनाई गई है भारत में, वो कौन सी बनाई गई है? वो बनाई गई है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI को इसके लिए क्या किया गया है? अधिकृत किया गया है। SBI भारत में क्या जारी कर सकता है? चुनाव बॉन्ड जारी कर सकता है SBI भारत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे इसकी डिटेल्स की तरफ। तो देखिए, सरकार ने देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण को अधिकृत किया है। यानी कि जो SBI है उसने 29 ब्रांचेस को, केवल 29 ब्रांचेस ऐसी हैं जिसको इस बात के लिए रजिस्टर किया है कि ये 29 ब्रांचेस ही क्या इशू कर सकेंगी? ये 29 ब्रांचेस ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड है, उसको इशू कर सकेंगी। चुनावी बॉन्ड एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो भारत का नागरिक है। एक चीज याद रखिएगा, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केवल उसी व्यक्ति से चंदा ले सकती है जो व्यक्ति कहां का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। अच्छा, नागरिकता जो है वो संविधान के किस भाग में बताई गई है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत में निगमित एक स्थापित है, एक व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कोई पर्सन अकेले रूप से चुनावी बॉन्ड खरीदे, कोई पर्सन ग्रुप में मिलकर भी क्या कर सकते हैं? चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। लेकिन चुनावी बॉन्ड के ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं एक बार अपन। तो चुनावी बॉन्ड के बेटा ड्रॉबैक्स ये हैं कि चुनावी बॉन्ड जो है, चुनावी बॉन्ड क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं। तो गुप्त तरीके से राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए ये बॉन्ड बनाए जाते हैं, गुप्त तरीके से। ये एक तरीके से क्या होता है? गुप्त दान होता है। गुप्त दान का मतलब इसमें व्यक्ति क्या करता है? पॉलिटिकल पार्टी को चंदा भी दे देता है और अपना नाम, पता वगैरह कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक तरीके से अगर देखें तो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो देखिए, चुनावी बॉन्ड दानकर्ताओं द्वारा गुमनाम रूप से खरीदे जाते हैं और जारी होने की तारीख के
15 दिनों के अंदर वैध होते हैं। देखिए कैसे खरीदे जाते हैं, गुमनाम रूप से खरीदे जाते हैं। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, तो ये गाना ऐसे ही नहीं बनाया गया, गुमनाम जो है वही बदनाम है। यानी कि ये एक तरीके से देखूं तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके से चंदा देना, कोई भी व्यक्ति अपनी काली कमाई जो है वो भी क्या दे सकता है, इस तरीके से चंदे में भी वो दे सकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति गुमनाम नाम से इनको खरीदता है, यानी कि अपना नाम वगैरह नहीं बताता, चुनावी बॉन्ड खरीदता है, उसको पॉलिटिकल पार्टीज को देता है, और पॉलिटिकल पार्टी को उसको 15 दिन के अंदर क्या करना होता है, बैंक से कैश कराना होता है। ठीक है, तो इसके बाद में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का जो सेक्शन नंबर 29A है वो क्या कहता है, ये सुनिएगा। कानून है ये, कानून का जो 29A सेक्शन है वो क्या कहता है, पंजीकृत राजनीतिक दल और लोकसभा विधानसभा में पिछले आम चुनाव में 1% मत पाने वाली पार्टी ही क्या ले सकती है, इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकती है। यानी कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड केवल उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा सकता है जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम टोटल जितने भी वोट पड़े हो उनका 1% वोट अपने यहां पर हासिल किया हो। केवल वही पार्टी क्या ले सकती है, केवल वही पार्टी जो चंदा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले सकती है। ठीक है, इसके बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड की केंद्रीय आलोचना यह है कि चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए किया जाना था, जो उसके ठीक विपरीत काम करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को जो लाया गया था वो इसलिए लाया गया था ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पारदर्शिता रह सके इस बात की कि कौन व्यक्ति किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दे रखा है उसने, जबकि काम उसके बिल्कुल विपरीत कर रहा है। ठीक है ना, तो इसकी सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह काम उसके बिल्कुल विपरीत कर रहा है। वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा ना करने की छूट दी है। फाइनेंस एक्ट 2017 में सरकार ने एक संशोधन अधिनियम पारित किया था, वित्त संशोधन अधिनियम 2017। देखिए बात वैसे भ्रष्टाचार खत्म करने की होती है, इन सब चीजों की होती है, लेकिन 2017 में अभी के टाइम पर जो ये अभी के सरकार की जो आलोचना है, जो अपने यहां पर अभी के टाइम पर एनडीए गवर्नमेंट चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी सबसे बड़ी आलोचना यह है कि उनके शासनकाल में जो वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बातें कहते हैं, उस दौर में ये वाला जो एक्ट है ये पास किया गया, जिसमें सरकार की चंदे के प्रति जवाबदेही समाप्त हो जाएगी कि किस व्यक्ति से उन्होंने कितना चंदा लिया है। अब किसी आदमी की काली कमाई भी हो सकती है वो चंदा, ठीक है, जो देश के खजाने में जानी चाहिए थी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खजाने में जा रही है। ठीक है, तो ये किसकी सबसे बड़ी आलोचना हो सकती है। इसके बाद में इसका मतलब यह है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने या किस संगठन ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है बेटा, इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके से किसी भी देश के सिस्टम के लिए, अपने देश के सिस्टम के लिए तो कम से कम एक अभिशाप के रूप में है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चंदा है वो हम ये नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति ने कितना और किसको कितना चंदा दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो आप सभी को पता होगा, वेट लिफ्टिंग में तो इंडिया में अभी के टाइम पर एक ही नाम चल रहा है। ठीक है, कौन सा नाम चल रहा है भैया आपके? मीराबाई चानू। किसका नाम चल रहा है? मीराबाई चानू का नाम चल रहा है। मीराबाई चानू ने कोलंबिया में जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई है उसमें क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। अब इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं, कोलंबिया वगैरह सबके बारे में जानेंगे। तो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। यानी कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। सीधी सी बात ये है, ये उनका दूसरा मेडल है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, ये उनका दूसरा मेडल है। इससे पहले का जो वर्ल्ड कप है वो 2017 में आयोजित हुआ था और उसमें टोटल 191 केजी वेट उठाकर मीराबाई चानू ने पहले गोल्ड मेडल जीता था। इस बार गोल्ड नहीं जीत पाई। इस बार कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, 191 नहीं 194 केजी था। लेकिन अच्छी बात क्या रही, इन्होंने फाइनल में किसको हराया? इन्होंने फाइनल में टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में आयोजित हुए थे उसकी चैंपियन, गोल्ड मेडल चैंपियन कौन?
हो झिहुआ को हराया था। किसको हराया था? हो झिहुआ को हराया था। ये आप देख सकते हैं। कोलंबिया कहां पड़ता है? कोलंबिया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों जिस जगह पर मिलते हैं, ये कोलंबिया नामक देश ही है सर। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप की स्थिति है और ये आपके सामने मीराबाई चानू है। अच्छा, कोलंबिया इससे पहले क्यों चर्चा में रहा इस साल, और वो जानते हैं। तो देखिए, कोलंबिया इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? गुस्तावो पेट्रो। और ये वाला करंट अफेयर पेड बैच में मैंने बीपीएससी सैनिटरी वेस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफिसर के उसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्या बोलते हैं, मैराथन एसएससी जेई की मैराथन में भी करवाया था। और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था किसमें? बीपीएससी सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौन सा? वामपंथी राष्ट्रपति। पहले वामपंथी या राष्ट्रपति का मतलब लेफ्ट विंग के राष्ट्रपति बने हैं ये। इस जो कोलंबिया है वो राइट विंग का देश माना जाता है। पहले लेफ्ट विंग के राष्ट्रपति बने हैं कौन? गुस्तावो पेट्रो। ये वाली चीज याद रखिएगा। नेडल डेल रुइज ज्वालामुखी, तो बेटा देखिए, नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी जो है वो कहां पर पड़ता है? कोलंबिया में भी पड़ता है। विश्व का अब तक का सबसे खतरनाक जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था वो इसी ज्वालामुखी में हुआ था। 3 शहर तबाह कर दी थी इस ज्वालामुखी ने। और पिछले साल 2021 दिसंबर 2021, एक साल ही हुआ है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दिसंबर 2021 में इसी वाले ज्वालामुखी में दोबारा से ब्लास्ट हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? देखो भैया, भारत में गोल्ड एटीएम भी स्थापित होने लग गए, यानी कि अब आपको कार्ड डालना है अपना और आपको नोट की जगह क्या मिलेगा? गोल्ड कॉइन मिलेगा आपको। ठीक है, तो भारत का पहला जो गोल्ड एटीएम है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है कहां पर? हैदराबाद। कहां पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए, हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया था? हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था किसने? भारतीय सेना ने। तो हैदराबाद में स्थापित हुआ है। डिटेल जानते हैं। तो देखिए, गोल्ड सिक्का कंपनी का नाम ही गोल्ड सिक्का है बेटा, ये याद रखना। इसका नाम इंग्लिश में नहीं है, गोल्डन कॉइन कंपनी नहीं है, हिंदी में ही है ये नाम, गोल्ड सिक्का नाम ही है कंपनी का। गोल्ड सिक्का कंपनी ने 3 दिसंबर 2022 को एक कंपनी के साथ अलायंस किया। कौन सी कंपनी? ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और इसके तहत भारत का पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च कर दिया है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यह विश्व का पहला, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। गोल्ड एटीएम हालांकि दुबई में बहुत हैं, लेकिन वो गोल्ड एटीएम क्या करते हैं? देखिए, रियल टाइम गोल्ड एटीएम में और वर्चुअल गोल्ड एटीएम में फर्क होता है। रियल टाइम गोल्ड एटीएम का मतलब होता है कि उस एटीएम से हमको तुरंत गोल्ड मिल जाएगा। वर्चुअल गोल्ड एटीएम क्या होता है? उससे आपका पैसा कट जाएगा और वर्चुअली आपका जो पैसा है वो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दुबई में बहुत सारे वर्चुअल गोल्ड एटीएम है, लेकिन पहला रियल गोल्ड एटीएम कहां पर स्थापित हुआ है? वो भारत में स्थापित हुआ है। आप देख सकते हैं, ये पहले रियल गोल्ड एटीएम की क्या है? फोटो है, जो कि हैदराबाद में स्थापित है। लोग अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड से गोल्ड सिक्का में डाल सकते हैं और सोने की जो कॉइन है वो खरीद सकते हैं। लेकिन सोने के कॉइन खरीदने की भी इसमें एक लिमिट है। ठीक है, क्या लिमिट है इसमें? इसमें लिमिट यह है कि व्यक्ति 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के ही सोने के सिक्के खरीद सकता है। हालांकि देखिए, इसे भ्रष्टाचार बढ़ने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि लोग जाली नामों से अपने खाते खुलाकर अपनी ब्लैक मनी जो है उसका जो सोना है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। किसमें? व्हाइट में। गोल्ड होगा तो वो व्हाइट में मान लिया जाएगा अगर उसका बिल है तो, और ये बिल भी प्रोवाइड करेगा। इसीलिए ये जो गोल्ड कॉइन है, ये जो मशीन है, इससे ब्लैक को व्हाइट में बढ़ने की संभावना है। क्योंकि भारत में होता क्या है बेटा, भारत एक ऐसा देश है, अपना प्यारा देश भारत, जिसमें कानून बनने से पहले उसको तोड़ने के तरीके सोच लिए जाते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो बेटा याद रखिएगा, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन जो है वर्ल्ड की बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है। हर साल विश्व के एक व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है ये, और विश्व का जो पर्सन ऑफ द ईयर होता है उस साल का सबसे चर्चा में रहा हुआ व्यक्ति होता है। ठीक है, तो पिछले जो इस साल पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है वो किसको चुना गया है?
वो चुना गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की। वोलोडिमिर जेलेंस्की जो है वो क्या है, वो राष्ट्रपति हैं कहां के भैया, वोलोडिमिर जेलेंस्की को मैं भी सलाम करता हूं। राष्ट्रपति हैं कहां के, ये राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। यूक्रेन पड़ोसी देश किसका, यूक्रेन पड़ोसी देश है रशिया का, और रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। रशिया हाथी के बराबर, लेकिन जो यूक्रेन है वो चींटी के बराबर। इतना छोटा सा देश यूक्रेन, लेकिन इस छोटे से यूक्रेन ने रशिया को अब तक पानी पिला रखा है। यूक्रेन की जो आर्मी है वो बड़ी ही वीरता बहादुरी के साथ में रशिया की आर्मी से लड़ रही है। ठीक है, हालांकि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जो बात सत्य है वो बात बोलनी भी चाहिए। यूक्रेन की आर्मी बड़ी वीरता और बहादुरी के साथ में लड़ रही है, जबकि रशिया में हमको ये देखने को मिला कि रशिया में कई सारे लोगों ने, रशिया ने ये कंपलसरी कर दिया कि 18 से 35 साल के जो युवा हैं वो देश नहीं छोड़ सकते हैं, कभी भी उनको नेशनल ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो लोग क्या करने लगे, लोग जैसे ही वॉर की अनाउंसमेंट हुई ना, लोग देश छोड़कर जाने लग गए थे। रशिया की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया लोगों का देश से निकलना। ठीक है, ये गलत है, बहुत गलत है, मानव अधिकारों का उल्लंघन है एक तरीके से। अच्छा, तो 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, वोलोडिमिर जेलेंस्की को। लेकिन 2021 के कौन बने थे, एलॉन मस्क बने थे। 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने थे, एलॉन मस्क बने थे। एलॉन मस्क अब तक विश्व के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, अब सेकंड रैंक पर आ गए हैं। पहले नंबर पर कौन पहुंच गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली क्लास में हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो एलॉन मस्क जो है उनकी जगह पर विश्व का नंबर 1 अमीर हाल ही में कौन व्यक्ति बने हैं। ठीक है, चलिए ये बताना है आपको। अगला इसकी डिटेल जानते हैं। तो देखिए, टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन स्पिरिट ऑफ यूक्रेन क्या शुरू किया था। स्पिरिट ऑफ यूक्रेन एक तरीके से हम कहें तो इन्होंने एक टाइटल दिया था, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की आत्मा। यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका जो है वो जेलेंस्की जो है उससे बहुत प्रभावित रहा था, इसलिए जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। कब, पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है कब, साल 2022 में। ठीक है, साल 2022 में कौन बने हैं, साल 2022 में जेलेंस्की बने हैं। 2021 में कौन बने थे, एलॉन मस्क बने थे। इनका भी नाम याद रखिएगा क्योंकि एक साल अभी कंप्लीट हुआ है, तो किसी ना किसी पेपर में पूछा जा सकता है रिसेंटली, अब जो नेक्स्ट पेपर होंगे। अच्छा, इंडिया से एकमात्र व्यक्ति हैं जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने थे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में किसको घोषित किया गया था, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में महात्मा गांधी को घोषित किया गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर शुरू करने की घोषणा कब हुई थी, 1924 से हुई थी, और 1930 में महात्मा गांधी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे, और एकमात्र भारतीय हैं जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने जा चुके हैं भारत की तरफ से। हालांकि 2016 में पीपल्स चॉइस में नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे था कि नरेंद्र मोदी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाए, लेकिन 2016 में टाइम ने नरेंद्र मोदी की जगह ये चुना था, किसको, नरेंद्र मोदी की जगह ये चुना था जो बाइडेन, सॉरी माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को, जो उसी साल अमेरिका के क्या चुने गए थे, राष्ट्रपति भी चुने गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जेलेंस्की साहब की फोटो है, आप देख भी सकते हैं। जेलेंस्की साहब पेशे से, जेलेंस्की साहब एक कॉमेडियन थे, एक कॉमेडियन थे जो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पेरू, कोलंबिया का पड़ोसी देश पेरू, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो बेटा देखिए, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में डीना बोलुआर्टे ने, किसने शपथ ली है, डीना बोलुआर्टे ने शपथ ली है। पेरू एक्चुअली बेटा पता क्या, पेरू पिछले बहुत टाइम से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। पेरू में क्या है, पेरू में राष्ट्रपति चुना जाता है, संसद महाभियोग लगा देती है, हट जाता है। पिछले 5 साल में पेरू में 6 राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं। इसी साल मई के महीने में नए राष्ट्रपति चुने गए थे और दिसंबर में उनके खिलाफ महाभियोग लग गया। ठीक है, तो पेरू में राजनीतिक संकट बहुत चल रहा है और पेरू का राजनीतिक सिस्टम भी अलग है, भारत की जैसा नहीं है। पेरू में राष्ट्रपति सरकार का भी मुखिया होता है, देश का भी मुखिया होता है।
जबकि भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है। ठीक है, संसद अलग से चुनी जाती है, वहां पर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं ना वो अलग से चुने जाते हैं पेरू में, जबकि हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स अलग से चुने तो जाते हैं लेकिन वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि भारत जो अपना देश है उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। वहां पर प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पोस्ट होती है। तो राष्ट्रपति कौन बने थे और उपराष्ट्रपति कौन बने थे ये भी जानना, नाम नोटिस करना आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे डिटेल्स की तरफ। तो देखिए, डेना बोलुआर्टे को पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट चुना गया है। ये डीना बोलुआर्टे की फोटो है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये प्रेसिडेंट चुनी गई है। इन्होंने नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। किसकी जगह पर ली है, पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो। पेड्रो कैस्टिलो एक्चुअली देश में इमरजेंसी लागू करना चाहते थे। इन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि देश में इमरजेंसी लागू कर रहा हूं। पार्लियामेंट बैठी, पार्लियामेंट ने उन्होंने कहा कि तुम इमरजेंसी में जाओ थोड़ी देर, और पार्लियामेंट ने इनके अगेंस्ट में इंपीचमेंट महाभियोग लगा दिया। महाभियोग लगा दिया तो ये अपने पद से हट गए और इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अपने पद का दुरुपयोग करने के कारण इनको जेल में डाल दिया गया। पेरू की जो संसद है वो कभी भी महाभियोग लगा सकती है। अपने यहां जैसा सिस्टम नहीं है कि पहले प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, 1/4 लोग सहमत होंगे। ठीक है, और महाभियोग लगाया भी तब जाएगा जब संविधान के उल्लंघन का आरोप हो राष्ट्रपति पर। यहां पर जब पेरू की संसद की मर्जी हो तभी क्या लगा सकती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट लगा सकती है। ठीक है, तो पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग लगाया गया। ये आप देख सकते हैं पेड्रो कैस्टिलो की फोटो। और पेड्रो कैस्टिलो क्या है, पेड्रो कैस्टिलो जो ये पेशे से एक टीचर रहे थे, टीचर से अब वहां पर एक आंदोलन चला था पेड्रो कैस्टिलो से पहले जो राष्ट्रपति थे उनके खिलाफ। अब उस आंदोलन में पेड्रो कैस्टिलो एक नेता के रूप में उभर कर आए और बाद में पेड्रो कैस्टिलो ही राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, और बाद में अब इन्हीं पर ही पद के दुरुपयोग के आरोप में इनको ही जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, तो बोलुआर्टे अब जो क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्टे। डीना बोलुआर्टे जुलाई 2021 में ही पेरू की उपराष्ट्रपति भी बनी थी। ठीक है ना, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी कौन, डीना बोलुआर्टे, जो अब राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वो पेरू की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी थी जो पहली महिला राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं। इन्होंने अपना नाम इतिहास में लिखवा लिया है पेरू के। और गौरतलब है कि पेरू में पिछले 5 वर्षों में 6 राष्ट्रपति बदले जा चुके हैं। पेरू में पिछले 5 साल में 6 राष्ट्रपति बदले जा चुके हैं। राष्ट्रपति आता है, इंपीचमेंट लगता है, हट जाता है। इस तरीके से पिछले 5 सालों में 6 बार तो हो चुका है। बहुत गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है कौन, पेरू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बेटा देखिए, ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन, अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को पेरू के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसकी डिटेल्स जान लेते हैं थोड़ी सी, तो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अरुण कुमार सिंह की फोटो भी है। अरुण कुमार सिंह को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कौन सी कंपनी का, ओएनजीसी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इसका पूरा नाम है। ये एक पीएसयू है। ठीक है, और इस पीएसयू के अंडर में जितनी भी ऑयल और गैस कंपनीज हैं वो आती हैं भारत की। अब जानते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखिए, इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए की गई है, 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। 3 साल के लिए ओएनजीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे। और अरुण कुमार सिंह अक्टूबर 2022 को बीपीसीएल से सेवानिवृत्त हुए थे। इसी साल अक्टूबर 2022 में ये किसके अध्यक्ष थे, ये बीपीसीएल के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए थे। इसी साल के क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, अरुण कुमार सिंह अक्टूबर 2022 में किस पद से रिटायर हुए। ठीक है, तो ये बीपीसीएल के अध्यक्ष पद से, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद से रिटायर हुए थे, अध्यक्ष पद से रिटायर हुए थे। और उसके बाद में अब इनको क्या बना दिया गया है, अब उनको बीपीसीएल का अध्यक्ष बना, ओएनजीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी पीएसयू के चेयरमैन पद पर बैठ रहा हो। रिटायर होने के बाद में कोई भी व्यक्ति पीएसयू के चेयरमैन पद पर बैठ रहा हो, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। वरना पीएसयू में अब तक जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वो सभी के सभी जो चेयरमैन और अध्यक्ष रहे हैं वो 60 वर्ष से कम उम्र की आयु तक ही रहे हैं। इसके बाद में उनको पीएसयू का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता था। लेकिन अरुण कुमार सिंह के इस नियुक्ति ने इस परंपरा को भी
तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए बेटा, एक्चुअली पासपोर्ट इंडेक्स पूरे वर्ल्ड में दो तरीके के जारी होते हैं। एक तो होता है आर्टन कैपिटल द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा होता है? दूसरा होता है हेनले के द्वारा। हेनले, एक है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, दूसरा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है? 87। इंडिया आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 87। और देखिए बेटा, ये संयोग की बात है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी भारत की रैंक 87 है। तो आपको तो इंडिया में तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब आर्टन में भी 87 और हेनले में भी 87। आपको तो पासपोर्ट इंडेक्स कोई सा भी दिख जाए, आपको तो 87 राइट करना है आंख बंद करके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे डिटेल्स की तरफ। तो देखिए, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 के लिए दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट की सूची में भारत 87 रैंक पर पहुंच गया है। और हाल ही में सार्वजनिक पासपोर्ट सूची की रेटिंग में यूएई पहले स्थान पर है। कौन सा देश? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो फर्स्ट रैंकिंग पर है। किसी पासपोर्ट रैंकिंग से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितने, यानी कि किसी देश का कोई व्यक्ति कितने देशों में बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल भी, बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल भी प्रवेश कर सकता है। वीजा ऑन अराइवल यानी कि आप तो बस टिकट कटाओ, जैसे बसों की टिकट कटती है ना, बस और ट्रेनों की, वैसे टिकट कराओ, फ्लाइट में बैठो, बैठने के बाद उस देश के एयरपोर्ट पर उतरो और वहां जाकर वीजा ले लो आप उनसे। ठीक है, तो वीजा या वीजा ऑन अराइवल की जो सुविधा है वो सबसे ज्यादा किस देश को प्राप्त है उसको ही पहली रैंक दी जाती है। यूएई पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना परेशानी के प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि यूएई का पासपोर्ट होने के बाद कोई भी पर्सन 180 देशों में, सोचिए विश्व के 192 में से 180 देशों में यूएई के लोग या तो बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के या फिर वीजा ऑन अराइवल के साथ, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं। यूएई के बाद, यूएई तो कौन सी रैंक पर हो गया? यूएई हो गया भैया फर्स्ट रैंकिंग पर। यूएई कौन सी रैंकिंग पर हो गया? फर्स्ट रैंकिंग पर। सेकंड पर कौन सा है? जर्मनी। थर्ड पर स्वीडन। फोर्थ पर फिनलैंड। फिफ्थ पर लग्जमबर्ग। सिक्स्थ पर स्पेन और सेवंथ पर फ्रांस है। ठीक है, आपको सेवंथ तक की रैंक यहां पर बता दी है। लास्ट रैंकिंग पर कौन है इसमें? लास्ट रैंकिंग पर है इसमें अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को तो बेटा वीजा फ्री तो छोड़ो, अफगानिस्तान के कई नागरिक, अफगानिस्तान को तो कई देशों में वीजा ही नहीं दिया जाता है। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को बैन कर दिया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान इसमें लास्ट रैंकिंग पर है। भारत का पड़ोसी, अपना छोटा बेटा नहीं, हाँ अपना छोटा बेटा पाकिस्तान जो है वो कौन सी रैंकिंग पर है? 94th रैंकिंग पर है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को 94th रैंकिंग दी गई है और मुझे समझ नहीं आता कि 94th भी क्यों दी गई है। ठीक है, अब चलो ये आप देख सकते हैं, यहां पर क्या है? यहां पर ये इंडिया है और यहां पर ये क्या है? यहां पर है यूएई। ठीक है, ये यूएई की क्या है? वर्ल्ड मैप में लोकेशन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यूएई हाल ही में क्यों चर्चाओं में रहा, और तो दुनिया का पहला ग्लोबल मीडिया कांग्रेस या दुनिया की पहली ग्लोबल मीडिया समिट जो है, ग्लोबल मीडिया समिट, वो कहां पर आयोजित हुई? अबू धाबी, यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हुई इसी साल सितंबर में। यूएई में एन दुबई नाम से एक टावर, एक क्या बनाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया गया। ऑब्जर्वेशन व्हील यानी कि वो व्हील के माध्यम से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं एक बहुत बड़े एरिया में। तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील एन दुबई, ये भी कहां पर है? दुबई में ही स्थित है।
यूएई कोयले से बिजली पैदा करने वाला विश्व का पहला अरब देश बना है। कोयले से बिजली बनती है, लेकिन कोयले के माध्यम से बिजली बनाने वाला विश्व का पहला अरबीय देश, अरेबिक कंट्री कौन सी बन गई है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बन गई है। और हाल ही में जो यूएई की गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया था क्या कि यूएई में जो वर्किंग वीक है वो केवल 4.5 दिन का होगा, यानी कि 7 दिन में से केवल 4.5 दिन वर्किंग के होंगे और 2.5 दिन की क्या रहेगी? 2.5 दिन की छुट्टी रहेगी। कहां पर? यूएई में। तो सबसे कम जो वर्किंग वीक है वो कहां पर है? यूएई में ही स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, टीटीएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? टीटीएफआई का मतलब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नए अध्यक्षा चुनी गई हैं, और कौन चुनी गई हैं? मेघना अहलावत। कौन चुनी गई हैं? मेघना अहलावत चुनी गई हैं। अब इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में जानते हैं हम लोग, देखते हैं अब आगे। तो देखिए, मेघना अहलावत को 5 दिसंबर 2022 को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन में मेघना अहलावत था, मेघना अहलावत क्या बनी है? अध्यक्ष पद पर चुनी है। ऑप्शन में था कमलेश मेहता, ऑप्शन ए था कमलेश मेहता। तो कमलेश मेहता क्या चुने गए हैं? महासचिव चुने गए हैं। और कमलेश मेहता पहले भी टेबल टेनिस के 7 बार के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। कमलेश मेहता 7 बार के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। किसमें? टेबल टेनिस फेडरेशन में अब क्या बने हैं? महासचिव बने हैं। और पटेल नागेंद्र रेड्डी कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। कोषाध्यक्ष का मतलब जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी होता है, कोषाध्यक्ष, वो चुने गए हैं इसके टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इसके बाद में मेघना दुष्यंत चौटाला की ही पत्नी है। मेघना जो अध्यक्ष चुनी गई है वो किसकी पत्नी है? दुष्यंत चौटाला की पत्नी। और दुष्यंत चौटाला कौन है? दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मेघना ने चुनाव में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी को हराया। मेघना ने चुनाव में किसको हराया? गुजरात के गृह मंत्री हैं कौन? हर्ष सांघवी साहब, उनको हराया है मेघना ने चुनाव में। अच्छा, दुष्यंत चौटाला जो है ना, दुष्यंत चौटाला, ये टीटीएफआई के पुराने अध्यक्ष थे। और टीटीएफआई को इसी राजनीतिक आरोपों के कारण ही जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने खराब स्थिति के कारण इसी साल फरवरी में निलंबित कर दिया था। टीटीएफआई को, पूरी फेडरेशन को ही निलंबित कर दिया गया था। नए सिरे से चुनाव कराए गए। दुष्यंत चौटाला इन चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे, उनको बैन कर दिया। तो दुष्यंत चौटाला ने किसको खड़ा कर दिया? अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। ठीक है, अब अपनी पत्नी के माध्यम से दुष्यंत चौटाला ही कंट्रोल करेंगे। ऐसे ये सीधी सी लिखी पड़ी बात है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा भारत में सच में होता है ऐसा भारत में। भारत में कोई भी महिला सीट अगर आती है ना, महिला सीट है ना, तो लोग क्या करते हैं? उस महिला सीट पर अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं। और जिसकी पत्नी जीतती है, फिर वो तो केवल नाम के लिए जीती है, उसके हस्बैंड ही उस सीट पर कंट्रोल किया करते हैं। ये भारत की एक कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। जो अब देखिए, महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो महिला सशक्तिकरण के लिए की गई हैं, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण केवल नाम मात्र का है। फेस उनका रहता है, लेकिन काम पीछे से कोई और ही कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज गलत है, नहीं होनी चाहिए। या फोटो देख सकते हैं, ये दुष्यंत चौटाला साहब हैं और ये उनकी पत्नी है कौन? मेघना अहलावत, जो क्या चुनी गई हैं? जो कि अध्यक्षा चुनी गई हैं किसकी? टीटीएफआई की। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? देखिए बेटा, फोर्ब्स भी क्या है? एक प्रतिष्ठित मैगजीन है। फोर्ब्स भी टाइम्स की तरह ही, और दोनों यूएसए की हैं। फोर्ब्स भी यूएसए की है, टाइम भी यूएसए की है। ठीक है, तो फोर्ब्स की 2022 में जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं, उनमें शीर्ष स्थान पर टॉप रैंकिंग किसको मिली है? तो ये टॉप रैंकिंग मिली है बेटा किसको? उर्सुला वॉन डेर लेयन को। किसको मिली है? उर्सुला वॉन डेर लेयन को ये टॉप रैंकिंग दी गई है। अब जानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स। तो देखिए बेटा, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद उत्पन्न हुई यूरोप के असाधारण संकट के बीच यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष भी हैं। ये यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा भी हैं। कौन? उर्सुला वॉन डेर। ये आप देख सकते हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन की फोटो। उर्सुला वॉन डेर लेयन है ये।
उर्सुला वॉन डेर लियोन ने 2022 में फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। फोर्ब्स की लिस्ट में देखिए बेटा, भारत की तरफ से कौन है? फोर्ब्स की लिस्ट में भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष कौन? किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ भी इसमें कई सालों से कंटिन्यू बनी हुई है। और नायका की संस्थापक, नायका कंपनी है, नायका, उस नायका कंपनी की संस्थापक फाल्गुनी नायर का नाम शामिल है। 36वें स्थान पर रही है कौन? निर्मला सीतारमण, जो लगातार चौथी बार इस लिस्ट में चुनी गई हैं। फोर्थ टाइम है जब निर्मला सीतारमण इस लिस्ट में चुनी गई हैं। और इस बार कौन सी रैंकिंग पर रही है? 39 से अब ये 36 रैंकिंग पर आ गई हैं। सुधार हुआ है इनकी रैंकिंग में। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए, दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा, पहला राज्य अलग से दिव्यांग विभाग बनाया जाएगा, इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा हाल ही में की है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने की है। बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की डिटेल्स की तरफ। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए अलग सरकारी एजेंसी की स्थापना करने को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा कब की गई? अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल स्पेशल एबल्ड डे जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल और सुरक्षा की देखरेख के लिए अलग से एजेंसी की मांग 20 वर्षों के बाद आया है। यानी कि दिव्यांग लोगों की देखभाल के लिए जो ये मांग की गई थी अलग से दिव्यांगजन विभाग की, ये मांग की गई थी 20 साल पहले। और उसके बाद में 20 साल के बाद में, वो कहते हैं ना सरकारी काम धीरे धीरे होता है, तो देखो कितना धीरे हो रहा है सरकारी काम। 20 साल पहले मांग की गई थी और अब जाकर ये दिव्यांग विभाग आ रहा है। ठीक है, तो ये दिव्यांगों के लिए अलग से विभाग स्थापित किया गया है। अच्छा, खुशहाली विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। खुशहाली विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य, तो बेटा याद रखिएगा, खुशहाली विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? यह बना था मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा ड्रामा भी चला था, सियासी ड्रामा, जिसमें शिवसेना अब 2 भागों में बट गई है। एक महाराष्ट्र शिवसेना और एक शिवसेना बाला साहेब जी। ठीक है, तो इस तरीके से 2 भागों में बट गई है। एक उद्धव की शिवसेना और एक किसकी? और एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना। चलिए बेटा, अपनी जो इस क्लास है, इस क्लास में करंट अफेयर्स के बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब अगले क्वेश्चंस के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों से हमारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हम आपके लिए ही ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज ये चीज आप कर दीजिए। मिलेंगे अब अगली क्लास में आप सब लोगों से। तब तक के लिए सभी को नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.